नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के इस खास सेगमेंट में। क्या कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी जमीन पर ही नहीं बल्कि हमारे जंगलों और यहाँ तक कि कुछ समुदायों की पूरी पहचान पर भी कब्जा करने की कोशिश की? हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। आज हम ब्रिटिश भारत की उन्हीं नीतियों की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ जंगलों का चेहरा बदला बल्कि कई समुदायों पर अपराधी होने का ठप्पा लगा दिया। बिल्कुल। और ये चर्चा यूपीएससी के नजरिए से खासकर जीएस पेपर 1 और 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है यूनिट 28, औपनिवेशिक वन नीतियां और आपराधिक जनजातियां, यानी कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड क्रिमिनल ट्राइब्स। सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक और सामरिक हितों के लिए पर्यावरण और समाज दोनों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, और जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं, है ना? निश्चित रूप से। इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को औपनिवेशिक वन कानूनों, उनके प्रभावों और ये जो आपराधिक जनजाति अधिनियम थे उनके पीछे की सोच और नतीजों की एक गहरी समझ मिलेगी। हाँ, कैसे कानून का इस्तेमाल नियंत्रण करने और हाशिए पर धकेलने के लिए किया गया, ये साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 28.0 यानी परिचय से। देखिए, शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने स्थानीय समुदायों का इस्तेमाल किया, जैसे भील, मेवाती वगैरह, अपनी सत्ता जमाने और शांति स्थापित करने के लिए। अच्छा, किस तरह का इस्तेमाल? जैसे भील प्रमुखों को राजा जैसा मानना, उनको थोड़ी स्वायत्तता देना। फिर 1823 में भील कॉर्प्स बनाई, मेवाती पुलिस बल भी बनाया। ये एक तरह से पुरानी प्री कॉलोनियल रणनीति ही थी जो उन्होंने मराठों जैसी ताकतों से सीखी थी। मतलब शुरू में सहयोग जैसा कुछ था। हाँ, शुरू में जरूरत थी। तब वन और जो बंजर जमीनें थीं उनका ग्रामीण समाज में अपना एक महत्व था, अपनी एक जगह थी। शुरुआती दौर में, मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में, अगर जंगल कटे भी तो उसके कारण अलग थे। क्या कारण थे उस वक्त? मुख्यतः 2 कारण थे। एक तो सैन्य या सुरक्षा कारण, किले वगैरह के आसपास सफाई। दूसरा, खेती का विस्तार, ताकि ज्यादा जमीन खेती के नीचे आए और रेवेन्यू बेस बढ़े। ओके, तो शुरू में फोकस खेती बढ़ाने पर था। हाँ, औपनिवेशिक राज्य की प्राथमिकता थी स्थायी कृषि, मतलब सेडेंट्री एग्रीकल्चर। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो घुमंतु या चरवाहा समुदाय हैं उनको एक जगह बसाया जाए, अनुशासित किया जाए। और जो आदिवासी लोग थे, जो स्लैश एंड बर्न या शिकार पर निर्भर थे, उनको भी इसी दायरे में लाने की कोशिश थी। उनको पारंपरिक जीवन शैली से हटाकर स्थायी खेती की तरफ धकेलना। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब सेकेंड हाफ में, पूरा सीन बदल गया। तब शुरू हुआ एक व्यवस्थित पारिस्थितिक युद्ध, सिस्टमैटिक इकोलॉजिकल वॉरफेयर। और इसका मुख्य कारण? अब कारण बदल गया था। अब मुख्य कारण थी वाणिज्यिक जरूरतें, कमर्शियल नीड्स। लकड़ी चाहिए थी, और बहुत बड़े पैमाने पर। इसमें सिर्फ अंग्रेजी थे या? नहीं, इसमें स्वदेशी तत्व भी शामिल थे। व्यापारी, साहूकार जो थे उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई। और फिर अंग्रेजों ने पूरा एक ढांचा खड़ा कर दिया, संस्थागत और वैचारिक। जैसे वन अधिनियम आए, एक पूरी ब्यूरोक्रेसी बनी, आपराधिक जनजाति अधिनियम बने, बस्तियां बसाई गईं। ये सब उसी बड़े खेल का हिस्सा था। तो आज की हमारी चर्चा इसी संगम पे केंद्रित है, पर्यावरण, कानून और सामाजिक इतिहास का संगम। बिल्कुल। अब आते हैं खंड 28.1 पर, पूर्व औपनिवेशिक विरासत। क्या अंग्रेजों के आने से पहले सब ठीक था? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म। ये अल्फ्रेड क्रॉसबी ने 1986 में दिया था। हाँ, सुना इसके बारे में। क्रॉसबी बताते हैं कि कैसे यूरोप से आए खरपतवार, जानवर, बीमारियां, इन सब ने नई दुनिया, मतलब अमेरिका वगैरह में, वहां की वनस्पति, जीव और यहाँ तक कि मानव समाजों को भी कैसे तहस नहस कर दिया। पर क्या भारत में भी ऐसा ही हुआ? पूरी तरह से वैसा नहीं। गडगिल और गुहा, माधव गडगिल और रामचंद्र गुहा, उन्होंने 1992 में लिखा कि भारत में औपनिवेशिक काल एक तरह का पारिस्थितिक वाटरशेड था, एक बड़ा मोड़। वाटरशेड किस मायने में? उनके अनुसार यूरोपियन भारत को नव यूरोप तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने यहाँ की जो मौजूदा खाद्य उत्पादन प्रणालियां थीं और उनका जो इकोलॉजिकल बेस था, उसमें मौलिक रूप से हस्तक्षेप किया, बहुत बड़ा बदलाव लाए। क्या खास बदलाव थे वो?
गडगिल और गुहा ने क्या पॉइंट आउट किया? उन्होंने 3 मुख्य हस्तक्षेप बताए। पहला, जो संसाधन पहले जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल होते थे, उनका फोकस बदलकर वाणिज्यिक उत्पादन मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन पर कर दिया गया। अच्छा, और दूसरा, स्थानीय समुदायों और उनके जो अपने संस्थान थे उनको खत्म किया गया या कमजोर कर दिया गया। इससे व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला, कम्युनिटी की जगह इंडिविजुअल। और तीसरा, संसाधनों तक पहुंच के लिए बाजारों का विकास किया गया और जो पारंपरिक तरीके थे संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के, जो संयम बरतने की प्रणालियां थीं, वो टूट गई। ये तो बड़े बदलाव थे। लेकिन क्या सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजों से पहले सब हरा भरा और संतुलित था? नहीं, यहीं पर रिचर्ड एच ग्रोव की बात आती है। 1998 में उन्होंने इस विचार की आलोचना की, जो एक स्वर्ण युग की कल्पना की जाती है प्री कॉलोनियल भारत की, जहां सब इकोलॉजिकली बैलेंस्ड था। ग्रोव उससे सहमत नहीं थे। तो ग्रोव का क्या कहना था? ग्रोव का तर्क था कि प्री कॉलोनियल राज्यों में भी वन नियंत्रण मौजूद था। दक्षिण एशिया में राज्य द्वारा वन नियंत्रण के अपने तरीके विकसित हुए थे और राज्य प्रायोजित वनों की कटाई भी होती थी। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल। ग्रोव बताते हैं कि लगभग 800 ईस्वी से राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा था। मुगल काल में ये और मजबूत हुआ और जो उत्तराधिकारी राज्य बने उनमें ये और तेज हो गया। जैसे मराठा राज्य का पश्चिमी घाट के जंगलों पर नियंत्रण था। वो जहाज निर्माण और राजस्व के लिए पेड़ लगवाते भी थे। कोचिन और त्रावणकोर राज्यों के अपने एकाधिकार थे। या सिंध के अमीरों को देखें, उन्होंने 1740 से 1840 के बीच शिकारगाहों के लिए जंगलों का संरक्षण किया। तो मतलब पहले भी राज्य का नियंत्रण था? हाँ, लेकिन उसकी सीमाएं थीं। वो कुछ खास पौधों या जानवरों की प्रजातियों के निकालने या शिकार तक सीमित था, या कुछ खास उत्पादों पर एकाधिकार था, जैसे टीपू सुल्तान का चंदन पर। या फिर सैन्य कारण होते थे, किलों की सुरक्षा के लिए जंगल रखना। हाँ, कभी कभी भू राजस्व बढ़ाने के लिए जंगल साफ भी करवाए जाते थे। तो फिर प्री कॉलोनियल और औपनिवेशिक नियंत्रण में बुनियादी फर्क क्या था? संघर्ष क्यों बढ़ गया? फर्क ये था कि प्री कॉलोनियल काल में संसाधनों पर उतने तीव्र संघर्ष नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक तो खेती योग्य जमीन काफी थी, दूसरा राज्य का नियंत्रण सीमित था, हर जगह नहीं था, और तीसरा संपत्ति की जो आज वाली धारणा है एब्सोल्यूट ओनरशिप, वो नहीं थी। तब उपयोगकर्ता अधिकारों का एक पदानुक्रम था, मतलब हायरार्की ऑफ यूजर राइट्स, कि कौन कैसे इस्तेमाल कर सकता है। समझ गए। मतलब अंग्रेजों ने उस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं खंड 28.2 पर, वन अधिनियम और पारिस्थितिक युद्ध। यहां से असल कहानी शुरू होती है बड़े पैमाने पर बदलाव की। तो 19वीं सदी में क्या हुआ? 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर कमर्शियल लॉगिंग मतलब लकड़ी की व्यावसायिक कटाई शुरू हुई। इसमें यूरोपीय उद्यमी भी थे और औपनिवेशिक राज्य की अपनी जरूरतें भी थीं। शुरुआती उदाहरण क्या थे? जैसे 1800 से 1830 के बीच बॉम्बे मरीन के लिए पश्चिमी घाट में सागौन की जबरदस्त कटाई हुई। एक पाल्मर एंड कंपनी थी, उसने बरार में बड़े पैमाने पर लॉगिंग की। फिर 1840 के बाद दक्षिण में कॉफी और असम बंगाल हिल्स में चाय के बागान लगने लगे, जिसके लिए जंगल साफ हुए। और लकड़ी की मांग बढ़ती ही जा रही थी? हाँ, खासकर 1860 के आसपास इमारती लकड़ी की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। जहाज बनाने के लिए, लोहा गलाने के कारखानों के लिए और दूसरे उद्योगों के लिए। और इसमें ब्रिटेन की अपनी स्थिति का भी रोल था। बिल्कुल। ब्रिटेन में ओक के जंगल लगभग खत्म हो चुके थे और भारतीय सागौन, जो जहाज बनाने के लिए सबसे टिकाऊ लकड़ी मानी जाती थी, उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहाँ बन रहे थे ये जहाज? सूरत और मालाबार तट पर बड़े पैमाने पर जहाज बन रहे थे और यहाँ से रॉयल नेवी के लिए सागौन एक्सपोर्ट भी हो रहा था। ये तो सीधा सीधा व्यावसायिक कारण हुआ। क्या औपनिवेशिक भू राजस्व नीति का भी कोई असर पड़ा? हाँ बिल्कुल। उनकी भू राजस्व नीति ऐसी थी कि जंगलों को खेती के विस्तार में बाधा माना जाता था और लगान इतना भारी था कि कई बार किसान पहाड़ी या बंजर जमीनों पर जाने को मजबूर हो जाते थे और वहां जंगल साफ करके खेती करने लगते थे। इसी को पारिस्थितिक युद्ध कहा गया है। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल होता है। अंग्रेजों ने आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अपने अनुभव यहाँ इस्तेमाल किए।
1860 के बाद उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर जंगल साफ किए गए। इससे जो मैदानी इलाकों की घुमंतू और चरवाहा अर्थव्यवस्था थी वो लगभग ध्वस्त हो गई। और फिर आया रेलवे का विस्तार। हाँ, 1850 के बाद रेलवे का विस्तार शायद सबसे बड़ा कारण बना इस वाणिज्यिक कटाई का। आंकड़े देखिए, 1860 में भारत में रेलवे लाइन सिर्फ 1349 किलोमीटर थी। सिर्फ 1349? हाँ, और 1910 तक ये बढ़कर 51,658 किलोमीटर हो गई। बाप रे, जबरदस्त विस्तार। और इस पूरे नेटवर्क के लिए लकड़ी चाहिए थी, बहुत सारी लकड़ी। किस काम के लिए? शुरू में तो ईंधन के रूप में, जब तक रानीगंज की कोयला खदानें ठीक से विकसित नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी स्लीपर बनाने के लिए, पटरियों के नीचे जो लकड़ी के स्लीपर लगते हैं। और स्लीपर के लिए कौन सी लकड़ियां सबसे अच्छी थी? स्लीपर के लिए सबसे उपयुक्त थी सागौन, साल और देवदार। मैं दोहराती हूँ, सागौन, साल और देवदार। टीक, साल, देवदार। और इसका असर कहाँ पड़ा? पहले तो प्रायद्वीपीय भारत में साल और सागौन के जंगलों पर भारी दबाव पड़ा। बाद में जब वहां कमी होने लगी या जरूरतें बढ़ी तो कुमाऊं और गढ़वाल के देवदार के जंगलों का नंबर आया। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिलाया उस वक्त? हाँ, एच क्लिगॉन थे। उनकी एक किताब आई थी 1860 में, द फॉरेस्ट्स एंड गार्डन्स ऑफ साउथ इंडिया। उन्होंने मेलघाट और उत्तरी अरकोट की पहाड़ियों पर पड़ रहे भयानक असर के बारे में लिखा था। तो मतलब लकड़ी की जरूरत ने पूरे वन परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और इसी जरूरत ने राज्य को मजबूर किया कि वो अब सीधे हस्तक्षेप करें। और यहीं से एंट्री होती है इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन अधिनियमों की, जो हमारा अगला खंड है, 28.3। तो नीति में बदलाव कैसे आया? पहले तो शायद अहस्तक्षेप या लेज़े-फेयर की नीति थी। हाँ, शुरू में थोड़ी ढिलाई थी, लेकिन फिर नीति बदली। राज्य ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। क्यों? क्या सिर्फ लकड़ी की कमी की वजह से? वो एक बड़ा कारण था, लेकिन और भी बातें थीं। कुछ स्कॉटिश सर्जन थे, जैसे अलेक्जेंडर गिब्सन और ह्यू क्लेगॉन, जिनका जिक्र अभी किया। इन्होंने 1837 के बाद ये बताना शुरू किया कि वनों की कटाई और सूखे के बीच सीधा संबंध है। अच्छा, मतलब पर्यावरण की चिंता भी थी। हाँ, उनका तर्क था कि पानी की सप्लाई बनाए रखने और खेती की समृद्धि बचाने के लिए जंगलों का संरक्षण जरूरी है। अब इस पर विद्वानों में मतभेद है। क्या मतभेद है? कुछ विद्वान मानते हैं कि इस संरक्षण की बातें असल में साम्राज्य के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को सही ठहराने का एक बहाना मात्र थी। और दूसरे? रिचर्ड ग्रोव जैसे विद्वान मानते हैं कि नहीं, कृषि समृद्धि और सामाजिक स्थिरता की चिंता वाकई में एक मुख्य कारण थी, ये केवल बहाना नहीं था। लेकिन इस नीति का वास्तविक असर किस पर पड़ा? क्या व्यापारियों पर रोक लगी? कहने को तो व्यापारियों और निजी पूंजी पर आरोप लगे, लेकिन असल मार पड़ी छोटे स्वदेशी वन उपयोगकर्ताओं पर, जैसे झूम खेती करने वाले आदिवासी। उदाहरण के लिए? जैसे पश्चिमी घाट में कुमरी या झूम खेती को वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कुर्ग में 1848 में इस पर प्रतिबंध लगा। बेलगाम में 1856 में, मतलब ठीकरा फोड़ा गया कमजोरों पर। और फिर संस्थागत ढांचा भी बना। हाँ, 1847 में बॉम्बे वन विभाग बना और फिर 1865 में बना इंपीरियल वन विभाग। ये एक अखिल भारतीय नौकरशाही संरचना थी, जिसमें वन अधिकारी का पद बनाया गया और सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साफ था, निजी पूंजी को भी नियंत्रित करना और साथ ही ग्रामीण उपयोगकर्ताओं और झूम कृषकों को जंगल से बाहर करना। इसके पहले प्रमुख कौन थे? इसके पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बने डाइट्रिज ब्रैंडिस। वो एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। नाम याद रखिएगा, डाइट्रिज ब्रैंडिस। और पहला वन अधिनियम कब आया? पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था वन अधिनियम 1865, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। इसने एक कानूनी तंत्र की शुरुआत की जो ग्रामीण समुदायों की पहले जंगलों तक खुली पहुंच थी, उस पर अंकुश लगाना शुरू किया। मुख्य उद्देश्य क्या था 1865 के एक्ट का? मुख्य उद्देश्य था रेलवे सप्लाई के लिए जो जरूरी जंगल थे उन पर राज्य का कब्जा आसान बनाना। हालांकि सैद्धांतिक रूप से कहा गया कि जो पहले से चले आ रहे प्रथागत अधिकार हैं वो बने रहेंगे, लेकिन वन अधिकारियों को उन्हें रेगुलेट करने और नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई। तो क्या इसके तहत बहुत सारे जंगल आरक्षित कर लिए गए? नहीं, 1878 से पहले आरक्षित वन क्षेत्र सीमित ही था, करीब 14,000 वर्ग मील। लेकिन अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल
गैर जमींदारी निजी भूमि पर भी करना शुरू कर दिया था। जैसे मध्य प्रांत में मार्च 1868 में सागौन, साल और शीशम को संरक्षित प्रजाति घोषित कर दिया गया, भले ही वो निजी जमीन पर हों। और फिर 1878 के एक्ट से पहले एक बड़ी बहस हुई संपत्ति को लेकर 1874 में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बहस थी वो। 1874 में वन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें 1865 के एक्ट की कमियों पर चर्चा हुई और पूरी बहस संपत्ति की एक खास धारणा के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व को बहुत महत्व दिया जाता था। और जो सामुदायिक अधिकार थे उनका क्या? उन्हीं को नकारा जा रहा था, क्योंकि प्रथागत सामान्य संपत्ति अधिकार निजी संपत्ति की इस धारणा से मेल नहीं खाते थे। इस बहस में 3 मुख्य विचारधाराएं सामने आईं। कौन कौन सी? पहली थी विलयवादी या एनेक्सेशनिस्ट विचारधारा। ये शब्द गडगिल और गुहा ने इस्तेमाल किया है। इनका मानना था कि सभी वन क्षेत्रों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इनका तर्क क्या था? इनका तर्क था कि जिस भी जमीन पर किसान खेती नहीं कर रहे, वो सारी जमीन राज्य की है और समुदायों को जो भी पहुंच के नियम मिले हैं वो शासकों की मर्जी पर निर्भर करते हैं। जैसे टीपू सुल्तान ने चंदन कटाई पर रोक लगाई थी, मतलब केवल वही अधिकार मान्य है जो राज्य ने स्पष्ट रूप से दिए हों। इसके समर्थक कौन थे? इसके बड़े समर्थक थे बाडन पावल और एओ ह्यूम भी। उनका तर्क था कि ये पूर्वी संप्रभुता की विशेषता है जो अंग्रेजों को विजय के अधिकार से विरासत में मिली है। अच्छा, और दूसरी विचारधारा? दूसरी विचारधारा मद्रास सरकार के अधिकारियों की थी। वो कह रहे थे कि ग्रामीण समुदायों के जो प्रथागत उपयोग के अधिकार हैं, उनमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप वैध नहीं है। वो अधिकारों को मान्यता देने के पक्ष में थे। और तीसरी? मामलों में राज्य का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन ग्रामीणों के जो प्रथागत अधिकार हैं, जैसे पशु चराना, लकड़ी काटना वगैरह, उनको बनाए रखना चाहिए। राज्य उन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। तो अंत में जीत किसकी हुई? किस विचारधारा को अपनाया गया? अंत में जो 1878 का भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 बना, वो स्पष्ट रूप से विलयवादी स्थिति के पक्ष में गया। मतलब राज्य का पूर्ण नियंत्रण। हाँ, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की जरूरतें, विजित प्रजा का स्टेटस और साम्राज्य के वाणिज्यिक और सामरिक हितों ने मिलकर ग्रामीण समुदायों के प्रथागत उपयोग अधिकारों को लगभग कुचल दिया। इस 1878 के एक्ट में क्या खास प्रावधान थे? इसने वनों का वर्गीकरण किया, 3 मुख्य श्रेणियां बनाई। कौन सी 3? पहली, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट्स। ये सबसे घने और मूल्यवान जंगल थे जहां लगातार शोषण किया जा सकता था। इन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। यहाँ निजी अधिकारों को या तो खत्म कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया या बहुत सीमित कर दिया गया। और दूसरी श्रेणी? दूसरी थी संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ये भी राज्य के नियंत्रण में थे, लेकिन यहाँ राज्य और अन्य उपयोगकर्ताओं के अधिकार दर्ज किए जाते थे। हालांकि अगर कोई पेड़ प्रजाति व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पाई जाती तो उसे आरक्षित किया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर चराई या ईंधन लकड़ी संग्रह के लिए इन्हें बंद भी किया जा सकता था। बाद में कई संरक्षित वनों को आरक्षित वनों में बदल दिया गया। और तीसरी श्रेणी? तीसरी थी ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट्स, लेकिन ये विकल्प शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली ज्यादातर जंगल या तो आरक्षित हो गए या संरक्षित। हाँ, और इस एक्ट ने दंडात्मक प्रावधानों का दायरा भी बहुत बढ़ा दिया। वन उपज को निकालने या ले जाने पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया। उल्लंघन करने पर भारी दंड का प्रावधान था। और इसी के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट भी लागू किया गया। हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट। कहने को तो ये संरक्षण था, लेकिन इसका असली उद्देश्य इमारती लकड़ी की उत्पादकता बढ़ाना था। कैसे? क्या करते थे इसमें? इसमें जो गैर व्यावसायिक पेड़ या प्रजातियां थीं, जिन्हें वो अवर मानते थे, उनको हटा दिया जाता था। मतलब जो उनके काम के नहीं थे उन्हें काट दो। बिल्कुल। श्रेष्ठ बनाम अवर प्रजातियों का भेद किया गया। अवर किस्मों को काटकर खाली जगहों पर श्रेष्ठ प्रजातियां जैसे सागौन या देवदार लगा दी जाती थीं। और क्या किया गया? पशुधन को जंगलों से बाहर रखा गया और आग को रोका गया, ये सोचकर कि इससे इमारती लकड़ी वाले पेड़ों को फायदा होगा। क्या इससे फायदा हुआ? उत्पादकता बढ़ी? दिलचस्प बात यह है कि बाद में सदी के अंत तक अनुभव से पता चला कि इस तरह के सख्त बहिष्करण से हमेशा उत्पादकता नहीं बढ़ती। चराई या आग जरूरी नहीं कि इमारती पेड़ों को नुकसान ही पहुंचाएं।
तब जाकर वन अधिकारियों ने थोड़ा लचीला रवैया अपनाया, लेकिन नियंत्रण का जो पूरा ढांचा था वो वैसा ही रहा। क्या वन प्रशासन फायदेमंद था सरकार के लिए? मतलब राजस्व आता था इसे? हाँ बिल्कुल। 1870 से 1925 के दौरान वन प्रशासन में लगातार सरप्लस रेवेन्यू यानी अधिशेष राजस्व कमाया। प्रशासन का खर्चा निकालने के बाद भी मुनाफा होता था। क्यों? मांग बढ़ रही थी क्या? हाँ, शहरी केंद्रों में ईंधन, लकड़ी, फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल की मांग लगातार बढ़ रही थी और परिवहन के साधन बेहतर होने से सप्लाई भी आसान हो गई थी। और 20वीं सदी में? 20वीं सदी में इसका वाणिज्यिक मूल्य और बढ़ गया। औद्योगिक उपयोग होने लगा, जैसे राल, रेजिन, तारपीन, एसेंशियल ऑयल्स, चमड़ा रंगने की सामग्री वगैरह। और युद्धों के समय? विश्व युद्धों के दौरान तो सामरिक महत्व बहुत बढ़ गया। इमारती लकड़ी और बांस की भारी सप्लाई यहाँ से युद्ध के लिए की गई। तो कुल मिलाके जंगल राज्य के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन बन गया, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से व्यावसायिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। एकदम सही। और इसका सीधा और विनाशकारी असर पड़ा स्वदेशी समुदायों पर। यही हमारा अगला सेक्शन है, खंड 28.4, स्वदेशी समुदायों पर औपनिवेशिक वन नीति का प्रभाव। तो क्या मुख्य प्रभाव पड़े? परिणाम विनाशकारी थे, खासकर उन समुदायों के लिए जो घुमंतू थे, चरवाहे थे या शिकार संग्रह और झूम खेती पर निर्भर थे। उनकी पूरी जीवन शैली ही अस्त-व्यस्त हो गई। कैसे? इन अधिनियमों ने कृषि और वनों के बीच एक अप्राकृतिक अलगाव पैदा कर दिया। जो पारंपरिक जुड़ाव था उसे तोड़ दिया गया। और उनके अधिकार? ग्रामीण और आदिवासी लोगों के जंगल पर जो कई तरह के प्रथागत अधिकार थे, उन्हें या तो खत्म कर दिया गया या बहुत सीमित कर दिया गया। अब जंगल का उपयोग कैसे होगा, ये साम्राज्य की व्यावसायिक प्राथमिकताएं तय करने लगी, न कि स्थानीय जरूरतें। इन चीजों पर रोक लगी। चराई पर प्रतिबंध लग गए, झूम खेती पर रोक लगा दी गई। ये सब चीजें उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक थीं। स्थानीय उपयोग और नियंत्रण के जो तरीके थे, उनकी जगह पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण ने ले ली। इसका पर्यावरण पर क्या असर हुआ? पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ा। राज्य ने जब वनों को आरक्षित करना शुरू किया, तो उन्होंने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों को प्राथमिकता दी, जैसे सागौन, चीड़, देवदार। और जो स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी प्रजातियां थीं, जैसे ओक, टर्मिनेलिया, जिनसे ईंधन, चारा, खाद, छोटी लकड़ी मिलती थी, उनको हटा दिया गया। तो इकोलॉजी भी बदली? हाँ, पूरी इकोलॉजी बदल दी गई औपनिवेशिक राज्य के वाणिज्यिक हितों के अनुसार। झूम खेती का इतना विरोध क्यों था? औपनिवेशिक प्रशासन झूम खेती को बहुत ही आदिम और विनाशकारी मानता था। उसे लगता था कि इससे जंगल नष्ट होते हैं और राजस्व का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने कई आदिवासी समुदायों को स्थायी कृषि अपनाने के लिए मजबूर किया। कोई खास उदाहरण? हाँ, जैसे 1860 के दशक में मध्य प्रांत के मंडला, बालाघाट, बिलासपुर क्षेत्र में जो बैगा आदिवासी थे, उनको झूम खेती से हटाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्हें एक जगह बसाकर खेती करने को मजबूर किया गया। इसका एक और मतलब ये भी हुआ कि जो पारंपरिक ज्ञान था उसे भी नकार दिया गया? बिल्कुल। जब आप किसी समुदाय की पारंपरिक जीवन पद्धति को बदनाम करते हैं, तो आप उनके पारंपरिक ज्ञान, उनके संरक्षण के तरीकों, जंगलों और पर्यावरण के बारे में उनकी समझ, सबको नकार देते हैं, उसका अवमूल्यन करते हैं। शिकार पर भी असर पड़ा होगा? हाँ, 1878 के वन अधिनियम ने शिकार पर भी कड़े नियम लगाए। जो स्वदेशी शिकारी थे, खासकर निम्न जाति या आदिवासी समूहों के लोग, उनकी गतिविधियों को काफी हद तक बाहर कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज तो खुद शिकार करते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने शिकार को एक तरह से संस्थागत बना दिया। औपनिवेशिक नौकरशाही ने शिकार को सफेद साहिबों के लिए एक संगठित खेल बना दिया। ये उनकी शारीरिक फिटनेस और नेतृत्व क्षमता बनाए रखने का तरीका माना गया। और शायद अपनी श्रेष्ठता दिखाने का भी। हाँ, ये मनोरंजन के साथ साथ एक नस्लीय रूप से विशिष्ट अभिजात वर्ग के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि भी करता था। और वो किन जानवरों का शिकार करते थे, ये भी कल्चरली तय होता था। जैसे खतरनाक मांसाहारी जानवरों का शिकार करना, जिनकी तुलना वो मानव डाकुओं से करते थे। क्या इन नीतियों का असर सभी स्वदेशी समूहों पर एक जैसा पड़ा? नहीं, एक जैसा नहीं पड़ा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रांत में मालगुजारों और जमींदारों के पास अपने निजी वन थे, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 20% थे।
तो यहाँ वन उपयोग के अधिकारों को लेकर औपनिवेशिक राज्य इन राजस्व अधिकार धारकों, मालगुजार जमींदार और उनके काश्तकारों के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहता था। संपत्ति के अधिकारों को भी फिर से परिभाषित किया गया। हाँ, औपनिवेशिक राज्य ने बड़ी बड़ी कृषि योग्य बंजर जमीनों को भी वन विभाग के नियंत्रण में ले लिया। ये भूमि के उपनिवेशीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके सामाजिक परिणाम क्या हुए? सामाजिक परिणाम बहुत गंभीर हुए। औपनिवेशिक नौकरशाही के बढ़ते नियंत्रण और शक्ति ने कृषि दास्ता, एग्रेस्टिक सर्फिनम और बिगार, अवैतनिक मुफ्त श्रम जैसी प्रथाओं को और मजबूत किया, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। और बाजार की ताकतें भी इन इलाकों में घुसने लगीं। स्वदेशी पूंजी यानी व्यापारी साहूकार वन क्षेत्रों में घुसपैठ करने लगे। मैदानी इलाकों से बसे हुए लोग आदिवासी क्षेत्रों में आने लगे। उनके पास स्वामित्व के अधिकार थे, कर्ज वसूलने के तरीके थे, जो आदिवासी समुदायों के लिए बिल्कुल नए और अक्सर शोषणकारी थे। तो जाहिर है संघर्ष बढ़ा होगा। बिल्कुल। इन सभी सामाजिक और आर्थिक बदलावों के कारण जंगल और चारागाह भूमि पर और स्थानीय समुदायों द्वारा अपने प्रथागत अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर संघर्ष और टकराव लगातार होने लगे। लोगों ने इसका विरोध कैसे किया? कुछ लोग प्रवास कर गए, दूसरी जगह चले गए। कई लोगों ने जानबूझकर वन कानूनों की अवहेलना की। कुछ ने कानूनी रास्ते अपनाए, अपने अधिकारों का दावा किया, और कई जगहों पर फितूरी यानी सीधे विद्रोह भी हुए। ये विद्रोह किसके खिलाफ थे? ये मुख्य रूप से औपनिवेशिक राज्य और उनके साथ मिले हुए साहूकार व्यापारियों की जो साठगांठ थी उसके खिलाफ थी। लोगों की शिकायतें इन दोनों के विरुद्ध थीं। ये संघर्ष और नियंत्रण की कहानी हमें अगले खंड की ओर ले जाती है। 28.5 आंतरिक सीमाओं को शांत करना, पैसिफाइंग द इंटरनल फ्रंटियर्स। हाँ, क्योंकि वन नीतियां सिर्फ लकड़ी या राजस्व के बारे में नहीं थी। ये सामाजिक नियंत्रण और शांति स्थापना की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी, खासकर उन इलाकों में जिन्हें वो आंतरिक सीमाएं मानते थे। ये आंतरिक सीमाएं कौन सी थीं? ये वो इलाके थे जो बसे हुए कृषि क्षेत्रों के किनारे पर थे, अक्सर जंगल या पहाड़ी इलाके, जहां राज्य का नियंत्रण कमजोर था और जहां गुमंतु या अर्धगुमंतु समूह रहते थे। तो नीति क्या थी इन इलाकों के लिए? नीति थी वनों और कृषि योग्य बंजर भूमि पर नियंत्रण करना, उनका वितरण अपने हिसाब से करना और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। ये सब उन अनियंत्रित तत्वों को काबू में करने की कोशिश थी। अनियंत्रित तत्व मतलब? जैसे पिंडारी थे, जो मराठा राजनीति में अनियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, या दूसरे घुमंतु समूह। औपनिवेशिक नजरिए में जंगल ऐसी जगह थी जहां लुटेरे और गैर कानूनी कब्जा करने वाले लोग शरण लेते थे। क्या इसका कोई अनुभव उनके पास पहले से था? हाँ, उन्होंने आयरलैंड और स्कॉटिश हाईलैंड्स के अपने अनुभव यहाँ इस्तेमाल किए। वहाँ भी उन्होंने सामान्य भूधृति प्रणालियों को तोड़ा था, जंगल की सीमा को पीछे धकेला था और राजनीतिक स्थिरता हासिल करने की कोशिश की थी। कैसे? बसे हुए कृषि क्षेत्रों के किनारों पर जो सत्ता के अस्थिर केंद्र थे उन्हें मिटाकर। तो भारत में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पुरानी नीति बदली। पहले वो वन या कृषि योग्य बंजर भूमि का आकलन असेसमेंट नहीं करते थे, अब वो करने लगे और स्थायी कृषि को जोर शोर से बढ़ावा दिया। किन समूहों को निशाना बनाया गया? खास निशाना बने वो समूह जिन्हें वो अनुशासनहीन मानते थे, जैसे गुर्जर, भट्टी, रांगड़ राजपूत, मेव। ये ऐसे समूह थे जो अपने मवेशियों के साथ घूमते थे, कभी कभी संरक्षण, किराया, प्रोटेक्शन, रेंट वसूलते थे। राज्य इन्हें बसाना और अनुशासित करना चाहता था। मतलब निगरानी और नियंत्रण। हाँ, शुरू से ही औपनिवेशिक राज्य ने निगरानी और सामाजिक नियंत्रण के तंत्र इस्तेमाल किए। कुछ सामाजिक समूहों को तो उन्होंने सभ्यता की सीमा से ही बाहर परिभाषित कर दिया, और ये मापदंड किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी जातियों और समुदायों पर लागू किया गया। इसका कोई उदाहरण? W.H. स्लीमैन की किताब है द रामासियाना और द वोकैबुलरी ऑफ थग लिटरेचर। इसमें उन्होंने कुछ समूहों को बर्बर के रूप में चित्रित किया है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। ठगी विभाग भी बना था। हाँ, 1835 में ठगी और डकैती विभाग, ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट बना था। इसका काम था गिरोह बनाकर की जाने वाली डकैती और हत्याओं की जांच करना और सजा देना। और यहीं से आपराधिक जनजातियों का विचार आया। हाँ, इसी पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों, समूहों, समुदायों और जनजातियों पर आपराधिक जनजाति होने का कलंक लगाया गया। कानून का इस्तेमाल कैसे हुआ इसमें? औपनिवेशिक अधिकारियों ने कानूनी भाषा का इस्तेमाल उन सभी सीमांत समूहों के खिलाफ किया जो बसे हुए कृषि या मजदूरी श्रम के पैटर्न में फिट नहीं बैठते थे, खासकर घुमंतु, चरवाहा समुदाय
और वन निवासी जनजातियां। तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक वर्गीकरण भी था। बिल्कुल, ये उन समूहों को नियंत्रित करने और हाशिए पर धकेलने का एक तरीका था जो उनकी नज़र में समस्या थे। और इसी पृष्ठभूमि में आता है कुख्यात आपराधिक जनजाति अधिनियम, जिस पर हम खंड 28.6 में विस्तार से बात करेंगे। खंड 28.6 आपराधिक जनजाति अधिनियम और स्वदेशी समुदायों की ब्रांडिंग। तो ये जो आपराधिक जनजाति की विचारधारा थी, ये बनी कैसे? इसके पीछे क्या-क्या तत्व थे? ये कई अलग अलग वैचारिक तत्वों का मिश्रण था। एक तो जो ब्रिटिश अधिकारियों के ब्राह्मण अधीनस्थ होते थे, वो अक्सर जाति व्यवस्था के बाहर रहने वाले घुमंतू और भटकने वाले समूहों को शक की निगाह से देखते थे, उनसे डरते थे। अच्छा। और दूसरा, ब्रिटिश परंपरा में भी जंगलों को अक्सर अपराधों और डाकुओं से जोड़कर देखा जाता था। रॉबिन हुड की कहानियां याद कीजिए, हालांकि वो अलग संदर्भ है, पर एक सोच थी। और कोई वैज्ञानिक आधार बनाने की कोशिश भी हुई? हाँ, उस समय यूरोप में अपराध का वंशानुगत सिद्धांत, हेरिडिटरी थियोरी ऑफ क्राइम, काफी लोकप्रिय था। इसमें सेजारे लिम्ब्रोसो का नाम प्रमुख है। मैं दोहराता हूँ, सेजारे लिम्ब्रोसो। क्या था ये सिद्धांत? ये सिद्धांत मानता था कि अपराधी एक अलग तरह का इंसान होता है, जिसमें कुछ खास वंशानुगत और शारीरिक विशेषताएं होती हैं। मतलब वो जन्म से ही अपराधी होता है। और अंग्रेज प्रशासकों ने इसे भारत में लागू कर दिया। हाँ, औपनिवेशिक प्रशासकों में ये धारणा आम थी कि भारत में अपराध पेशेवर और वंशानुगत होता है, कि कुछ जातियां या समुदाय हैं जिनका पेशा ही अपराध करना है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और इसी सोच के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 बना। बिल्कुल, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, साल याद रखिएगा, 1871। क्या थे इसके मुख्य प्रावधान? इसका सबसे मुख्य प्रावधान था कि जिन जनजातियों को सरकार आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित नोटिफाई करेगी, उनके सभी या कुछ सदस्यों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद क्या? पंजीकृत सदस्यों पर कई नियम लागू होते थे, जैसे उन्हें नियमित अंतराल पर स्थानीय पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी होती थी। अगर वो अपना निवास स्थान बदलते हैं या बदलने का इरादा रखते हैं तो उसकी सूचना भी देनी पड़ती थी। और अगर कोई नियमों का पालन ना करे तो? उल्लंघन करने पर गंभीर दंडात्मक उपाय थे, सजा बहुत सख्त थी। तो मतलब पूरे समुदाय को ही अपराधी मान लिया गया? हाँ, ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरी की पूरी जातियों और समुदायों को आपराधिक के रूप में निर्मित कंस्ट्रक्ट किया। ये उनकी उस बड़ी सोच का हिस्सा था जिसके अनुसार जाति या समुदाय ही अपने सभी सदस्यों की व्यावसायिक, सामाजिक और नैतिक प्रोफाइल तय करते हैं। इसे ब्रांडिंग कहा गया है? हाँ, इन आपराधिक जनजातियों की ब्रांडिंग की गई। उन्हें एक साथ विशिष्ट भी माना गया कि ये ऐसे ही होते हैं, और विचलित भी कि ये सामान्य समाज से अलग और खतरनाक हैं। कितनी जनजातियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया था? इस अधिनियम के तहत 150 से ज्यादा जनजातियों को आपराधिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। दोहराता हूं, 150 से ज्यादा। और इनमें से ज्यादातर वो सामाजिक समूह थे जो बसे हुए घरेलू जीवन के बाहर हाशिए पर रहते थे। ये तो बहुत गंभीर बात है। कानून और पहचान को कैसे मिला दिया गया? औपनिवेशिक राज्य ने इन समूहों को दो तरह से परिभाषित किया। एक, उनकी जातिगत पहचान के आधार पर, और दूसरा एक कानूनी विशेषता के आधार पर जिसने अपराध को इन चुने हुए समुदायों का जन्मजात गुण बना दिया। इसका मतलब? इसका मतलब ये था कि ऐसे समुदाय कानून के संरक्षण और निष्पक्षता का कोई दावा ही नहीं कर सकते थे। उनकी आपराधिकता को एक विरासत और एक पेशे के रूप में दिखाया गया जो उनके पुरखों से उन्हें मिली थी और जिससे वो अलग नहीं हो सकते थे। क्या इस तरह की निगरानी 1871 के एक्ट से पहले भी होती थी? हाँ, कुछ हद तक। ठगी और डकैती विभाग के जो सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने बावरिया नाम की एक शिकारी जनजाति का जिक्र किया था, खासकर निचले दोआब क्षेत्र में। कंजर और सांसी जैसे समूहों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता था। तो क्या कोशिशें चल रही थी पहले से? हाँ, पुलिस और न्यायिक अधिकारी सभी सांसी, हरनी और बावरिया लोगों को पंजीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। थानेदारों और हेड कांस्टेबलों को कहा गया था कि वो उन गांव के मुखियाओं से जमानत लें जहां ये जनजातियां रहती हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और रिपोर्ट करें। और ठगों वाली छवि भी इन पर थोपी गई है।
धीरे धीरे जो गुण ठगों से जोड़े जाते थे, जैसे क्रूरता, हिंसा, वो इन समूहों पर भी थोपे जाने लगे। जिला प्रशासन का क्या रवैया था? पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में जो मजिस्ट्रेट थे, उनका मानना था कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के सामान्य प्रावधान इनकी कथित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए काफी नहीं है। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इनकी अजीब और वंशानुगत आपराधिकता से निपटने के लिए विशेष निगरानी के उपाय किए जाएं। उनका मानना था कि इन्हें जंगली और खतरनाक जानवरों की तरह माना जाना चाहिए, जिन पर नजर रखी जाए, जिन्हें पाला यानी नियंत्रित किया जाए और जरूरत पड़े तो जिनका शिकार किया जाए। नियंत्रण का मुख्य तरीका क्या था? नियंत्रण का मुख्य तरीका था उनके रिकॉर्ड रखना और उनकी आवाजाही पर नियंत्रण रखना। तो 1871 का एक्ट इसी सोच का नतीजा था। हाँ, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ने इन आपराधिक वर्गों से निपटने के लिए कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का एक विशेष सेट स्थापित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन वर्गों या जनजातियों के सदस्यों को सामान्य अदालतों में अपील करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। क्या ऐसा कुछ इंग्लैंड में भी था? हाँ, ये कुछ हद तक इंग्लैंड में उसी समय पारित हुए हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट जैसा था। वो कानून वहाँ मजदूर वर्ग के उन हिस्सों पर अनुशासन और नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था जिन्हें आपराधिक वर्ग माना जाता था। इंग्लैंड में क्या हुआ था? 1860-75 के दौरान इंग्लैंड में भी मजदूर वर्ग के बीच एक भेद किया गया था। एक तरफ थे ईमानदार, मेहनती मजदूर और दूसरी तरफ थे आवारा, आपराधिक, खतरनाक तत्व। और इस बात पर जोर दिया गया कि इन दूसरे तत्वों को संस्थागत रूप से अलग थलग करने की जरूरत है। भारत में इस एक्ट का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? सदस्यों के आवाजाही पर प्रतिबंध लग गया। नियमित उपस्थिति का जो प्रावधान था, उसने गांव के पटेलों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी। वो इन प्रावधानों का इस्तेमाल इन समुदायों के सदस्यों को परेशान करने और उनसे जबरन मजदूरी बेगार कराने के लिए करते थे। क्या इसमें सुधार की कोई कोशिश हुई? हाँ, एक संशोधित आपराधिक जनजाति अधिनियम 1908 में आया, अमेंडेड क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1908। साल याद रखिएगा, 1908। इसमें क्या नया था? इसका उद्देश्य था कि इन जनजातियों के जो दोषी सदस्य हैं, उन्हें विशेष बस्तियों, सेटलमेंट्स में बसाया जाए। वहां उन्हें विशेष निपटान अधिकारियों के नियंत्रण में रखा जाता था और काम की आदतें डालकर उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती थी। पर क्या ये बस्तियां वाकई सुधार गृह थी? नहीं, असल में ये बस्तियां पवित्र जेलों की तरह काम करती थीं। यहाँ रहने वाले लोगों से कारखानों में, राज्य के जंगलों में और सार्वजनिक निर्माण विभागों में बहुत कम मजदूरी पर और कठोर परिस्थितियों में बंदी श्रम करवाया जाता था। तो औपनिवेशिक समाजशास्त्र की मूल धारणा क्या थी अपराध को लेकर? उनकी मूल धारणा यही थी कि ज्यादातर अपराध वंशानुगत रूप से संगठित समुदायों द्वारा किए जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपनी पहचान बदलते रहते हैं। क्या इस धारणा का भारत में कोई समर्थन था? हाँ, दुर्भाग्य से इस तरह की धारणाएं और ये कानून भारत के स्वदेशी भूस्वामी वर्गों और सामाजिक व्यवस्था की उनकी अपनी धारणाओं के अनुरूप थे। उन्हें भी ये घुमंतू और हाशिए के समूह पसंद नहीं थे। ये बहुत ही भयावह तस्वीर है कि कैसे कानून का इस्तेमाल करके पूरे समुदायों को अपराधी बना दिया गया। हाँ, और ये हमें हमारे अंतिम खंड 28.7 की ओर ले जाता है, कानून बनाम रिवाज की बहस। कैसे औपनिवेशिक राज ने कानून और मौजूदा रीति रिवाजों के साथ डील किया। तो अंग्रेजों का शासन विजय के अधिकार, राइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट पर आधारित था। हाँ, और अपनी वैधता स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया कानून का। उनका तर्क था कि वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्व वसूलना हो या वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना हो, वो मनमाना या अनुचित नहीं है, जैसा कि पूर्वी निरंकुश शासनों में होता था, बल्कि ये राज्य का कानूनी अधिकार है। तो वो अपनी एक छवि बनाना चाहते थे। बिल्कुल, वो खुद को एक दृढ़ और निष्पक्ष कानून प्रदान करने वाले प्राधिकरण के रूप में पेश करना चाहते थे, जो न्यायशास्त्र के सार्वभौमिक सिद्धांतों का सम्मान करता है। लेकिन कानून बनाना सिर्फ एक तकनीकी काम तो नहीं था। नहीं, कानून बनाना एक वैचारिक उद्यम भी था, एक विदेशी शक्ति के रूप में
औपनिवेशिक राज्य मौजूदा कानूनी मानदंडों और रीति रिवाजों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। जो समाज में पहले से रैंक, स्थिति, लिंग के आधार पर भेद थे, उन्हें वो एकदम से खत्म नहीं कर सकते थे। उन्होंने हिंसा पर एकाधिकार किया। हाँ, औपनिवेशिक शासन ने वैध हिंसा, लेजिटिमेट वायलेंस का एकाधिकार कर लिया और इसे शांति स्थापना अभियानों में राज्य के एकमात्र विशेषाधिकार के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही रिवाजों से समझौते का दिखावा भी किया। हाँ, वो लोगों के कानूनों और रीति रिवाजों के साथ सुलह करने की बयानबाजी भी करते थे। जैसे अगर स्वदेशी दंड शास्त्र अपराधी की जाति की स्थिति के अनुसार दंड देता था, तो औपनिवेशिक राज्य ने भी कुछ हद तक जाति पदानुक्रम को मान्यता दी। कंपनी की अदालतों में उच्च जाति या ऊंचे रैंक के लोगों को धार्मिक शपथ लेने से छूट मिल जाती थी। पति का पत्नी पर या मालिक का नौकर पर जो पितृसत्तात्मक अधिकार था, उसमें भी रियायतें दी गईं। तो कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत था, उस पर वो दुविधा में थे। हाँ, ये द्वंद्व उनकी इसी बातचीत से उपजा जो वो मौजूदा रीति रिवाजों के साथ कर रहे थे। वो पूरी तरह समानता भी लागू नहीं कर सकते थे और पूरी तरह रिवाजों को मान भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? रिवाजों को बदल दिए। उन्होंने कई प्रथागत प्रथाओं को अपने कानून और नागरिक प्राधिकरण के अनुरूप पुनः संबद्ध किया, उन्हें अपने हिसाब से ढाला। क्या सभी रिवाजों को बनाए रखा गया? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक राज्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया कि किन रीति रिवाजों और प्रथाओं को बनाए रखना है और किन्हें नहीं, चुनिंदा रूप से बनाए रखा। इसका कोई उदाहरण? जैसे आपराधिक जनजाति के मामले में उन्होंने अपराध को एक समुदाय की सदस्यता से जोड़ दिया, लेकिन जो शक्तिशाली भूस्वामी अभिजात वर्ग थे, जो अक्सर इन्हीं समुदायों के साथ सत्ता और संरक्षण की स्वदेशी प्रणालियों में गुंथे हुए थे, उन्हें इन विशेष कानूनों का निशाना नहीं बनाया गया। कानून का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से हुआ। वीना ओल्डनबर्ग का काम भी इसी से जुड़ा है, पंजाब के संदर्भ में। हाँ, वीना ओल्डनबर्ग, नाम याद रखिएगा, वीना ओल्डनबर्ग। उन्होंने 2002 में अपने काम में दिखाया कि कैसे पंजाब में रिवाज, कस्टम को न्यायोचित कानून, जस्टिशियबल लॉ के रूप में संहिताबद्ध कोडिफाई करने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाजों और उनके रिवाजों का लोप हो गया, उन्हें गायब कर दिया गया। कैसे हुआ ये? देखिए, प्री कॉलोनियल रिवाज के अनुसार महिलाएं अक्सर कृषि उपज में अपने पुरुष समकक्षों के साथ सहभागीदार होती थी। वो बुवाई, निराई, कटाई सब में लगी रहती थी। लेकिन औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था ने क्या किया? औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था ने पुरुष भूमि जोतने वालों, मेल लैंड होल्डर्स को विशेषाधिकार दिया। उन्हें भूमि और उसकी उपज का एकमात्र मालिक बना दिया गया। तो प्री कॉलोनियल और औपनिवेशिक में क्या अंतर आया रिवाजों को लेके? प्री कॉलोनियल समाज में जो रिवाज चलते थे, उन पर पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत और विवाद होता रहता था। वो तरल थे, फ्लूइड थे, बदलते रहते थे। लेकिन औपनिवेशिक राज्य ने इन तरल रिवाजों को लिखित, निश्चित, न्यायोचित और लागू करने योग्य कानूनों के संग्रह में बदल दिया। और ये कानून किससे पूछे गए? यही मुख्य बात है। ये रिवाज केवल पुरुषों से पूछे गए, खासकर उच्च जाति के पुरुषों से। तो जो प्रथागत कानून बना और उसका जो औपनिवेशिक कानूनी रूप सामने आया, वो केवल कबीले, जाति, जनजातीय संगठन और सामाजिक मानदंडों के सिद्धांतों की उच्च जाति के पुरुषों की व्याख्या थी। महिलाओं का दृष्टिकोण उसमें शामिल ही नहीं था। तो कानून ने मौजूदा असमानताओं को और पक्का कर दिया। हाँ, कई मामलों में कानून ने मौजूदा पदानुक्रमों, चाहे वो जाति का हो या लिंग का, उसे न सिर्फ बनाए रखा बल्कि और मजबूत कर दिया। ये एक बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा रही। चलिए अब इसके जो मुख्य निष्कर्ष है, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, औपनिवेशिक वन नीतियां मुख्य रूप से वाणिज्यिक, लकड़ी, रेलवे और सामरिक जरूरतों से प्रेरित थीं। साथ ही राजस्व बढ़ाने का भी लक्ष्य था। दूसरा, इन नीतियों ने ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के जंगलों पर जो पारंपरिक और प्रथागत अधिकार थे, उन्हें या तो गंभीर रूप से सीमित कर दिया या पूरी तरह समाप्त कर दिया। तीसरा, वन अधिनियम, खासकर 1878 का अधिनियम, राज्य को वनों पर एकाधिकार स्थापित करने और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बहुत शक्तिशाली कानूनी उपकरण साबित हुए। चौथा, पारिस्थितिकी को अक्सर नुकसान पहुंचाया
क्योंकि व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों को स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों पर प्राथमिकता दी गई। 5वां पॉइंट आपराधिक जनजातियों से जुड़ा है। हाँ, 5वां आपराधिक जनजाति अधिनियम, जैसे 1871 और 1908 के सामाजिक नियंत्रण के बहुत कठोर तंत्र थे। इन्होंने विशेष रूप से घुमंतू और हाशिए पर पड़े समुदायों को लक्षित किया, उन्हें जन्म से अपराधी करार दिया और उनकी आवाजाही और जीवन पर कड़े प्रतिबंध लगाए। और छठा और अंतिम निष्कर्ष कानून और रिवाज के बारे में। छठा, औपनिवेशिक राज्य ने कानून को अपनी वैधता के स्रोत के रूप में तो इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों और रिवाजों को, खासकर उच्च जाति के पुरुषों के पक्ष में जाने वाले रिवाजों को चुनिंदा रूप से बनाए रखा और मजबूत किया। इससे महिलाओं और निचली जातियों या समूहों को और ज्यादा हाशिए पर धकेल दिया गया। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष और विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध भी हुए, जिनमें विद्रोह भी शामिल थे। बिल्कुल, प्रतिरोध की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा कि कैसे अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारी जमीन बल्कि हमारे जंगलों और समुदायों की नियति को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। ये समझना सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने समाज और पर्यावरण के इतिहास को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। हाँ, ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि नीतियां कैसे दूरगामी और अक्सर अनपेक्षित और विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। इस चर्चा में काफी गहराई है। हमारा सुझाव है कि इसे दोबारा सुनें ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु, अधिनियम, नाम और उनके प्रभाव अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। नोट्स बनाना भी फायदेमंद रहेगा और सोचें कि इन नीतियों का आज क्या असर हो सकता है। बिल्कुल, ये विषय यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आधुनिक भारतीय इतिहास, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और सुरक्षा चुनौतियों जैसे टॉपिक्स पर एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद करेगा। ये विश्लेषण करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता भी विकसित करता है। और ये क्षमताएं न सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आई और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें। इस वीडियो को अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार या सवाल जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और गहरी चर्चाओं से चूक ना जाएं। जुड़े रहिए सुन लो यूपीएससी के साथ। धन्यवाद। जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या औपनिवेशिक काल की ये जो वन नीतियां थीं और समुदायों को अपराधी बनाने की जो मानसिकता थी, क्या उसकी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज और शासन प्रणाली में मौजूद है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।